Hello aspirants. Today we are going to learn how to attempt a CLAT UG question of legal reasoning. जी हाँ, जब हम लीगल रीजनिंग की बात करते हैं तो हमें लॉ जानना जरूरी नहीं है. वी ओनली हैव टू नो द पैसेज में क्या लिखा गया है उसे थरली अंडरस्टैंड करना है और उसे समझने के बाद जो लीगल प्रिंसिपल पैसेज के नीचे प्रोवाइड किया गया है या फिर कोई लैंडमार्क केस जो पैसेज के नीचे प्रोवाइड किया गया है उसे समझ करके हमें पैसेज के ऊपर अप्लाई करना है. तो पैसेज के फैक्ट्स जो हैं वो अलग से दिए हुए हैं और जो लीगल प्रिंसिपल है वो अलग से दिया होता है और उस लीगल प्रिंसिपल को उन फैक्ट्स के ऊपर अप्लाई करके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस गिवन होते हैं उनका आंसर देना होता है. सो लेट्स सी हाउ टू अटेम्प्ट अ लीगल रीजनिंग क्वेश्चन. सबसे पहले तो आपके पास में एक पैसेज होगा जो कि बहुत बड़ा होगा. सो व्हाइल रीडिंग द पैसेज आपको अपनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अंडरलाइन करना है. आप अपना पेंसिल यूज कर सकते हैं टू अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. यहां पर जो आज हमें प्रिंसिपल दिया गया है वो प्रिंसिपल बेस्ड है एक बहुत ही रीसेंट और लेटेस्ट जजमेंट के ऊपर, रेवाना सिद्धप्पा वर्सेस मल्लिकार्जुन. 2024 का ये लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट जजमेंट है. इस जजमेंट में अपेक्स कोर्ट ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि जो चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस हैं, यानी कि वो चिल्ड्रन जिनके पेरेंट्स की शादी या तो वॉइड है या फिर वॉइडेबल है, दोज चिल्ड्रन आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू क्लेम अ शेयर इन द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी. उनके पेरेंट्स का उनके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो शेयर बनता है उसी शेयर में से वो बच्चे भी अपना शेयर क्लेम कर सकते हैं. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. जब रेवाना सिद्धप्पा वर्सेस मल्लिकार्जुन का जो ये रेशियो है, जो ये प्रिंसिपल है, जो डिसीजन है, ये आपको समझ आ जाएगा तो आप ये प्रिंसिपल किसी भी फैक्ट के केस के ऊपर अप्लाई करके अपना करेक्ट आंसर डिराइव कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं कि हमारे इस पर्टिकुलर केस में ये प्रिंसिपल कैसे अप्लाई हो रहा है. फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को ये प्रॉब्लम जो है वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बताऊंगी. यहां पर ये कहा गया है कि आशमा ने अशोक से मैरी किया, आशमा ने अशोक से मैरी किया और इन दोनों का जो एक बेटा है वो होता है, उसका नाम है गोगोल. गोगोल. अब आशमा जब अशोक के साथ यूएस जाती है तो उसे पता चलता है कि अशोक की ऑलरेडी एक शादी हो चुकी है. अशोक की ऑलरेडी एक शादी हो चुकी है. अशोक इज मैरिड टू लेट्स से एक्स हियर एंड ही हैज अ चाइल्ड फ्रॉम दिस वाइफ. वो चाइल्ड है इसका इस मैरिज से, पुरानी मैरिज से, वो है ए. अब जो हिंदू लॉ है, हिंदू मैरिज लॉ, उसका प्रिंसिपल है कि अगर किसी का पहले से मैरिज हो रखा है तो जो सेकंड मैरिज है वो वॉइड मैरिज होता है. सो द सेकंड मैरिज हियर विद आशमा इज अ वॉइड मैरिज. तो अब बात आ जाती है कि गोगोल क्या है. गोगोल जो है ही इज अ चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ अ वॉइड मैरिज. तो गोगोल जो है वो अपनी पेरेंट्स की वॉइड मैरिज के थ्रू जो है उसका बर्थ हुआ है. सो दीज आर दी फैक्ट्स ऑफ द केस. अब जब आशमा को ये पता चलता है दैट अशोक हैज मैरिड हर इन द सेकेंड टाइम, दैट हर मैरिज टू अशोक इज अ वॉइड मैरिज, शी इज कंसर्न्ड अबाउट द राइट्स ऑफ गोगोल. गोगोल को अपने फादर की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से क्या राइट या शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो आपका जो क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर बेस्ड है. ये पूरे पैसेज की फैक्ट्स है. नाउ द क्वेश्चन हियर इज that what do you think is the correct position with respect to Gogol's inheritance rights. गोगोल के इनहेरिटेंस राइट्स के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है. आप वो जो सही ऑप्शन लगे आप उसे टिक करिए. सो यहाँ पर द फर्स्ट थिंग इज रिटन इज गोगोल कुड क्लेम द एंटायरिटी ऑफ अशोक शेयर ऑफ द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. अशोक का जितना भी एंसेस्ट्रल शेयर है यानी कि उसके पापा का जो एंसेस्ट्रल शेयर है वो पूरा का पूरा क्लेम कर सकता है, जो कि इनकरेक्ट है. Gogol would inherit the entire ancestral property as the only son of Ashok. वो
अपने पापा का इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पूरी तरह ले लेगा क्योंकि वो ओनली सन है। पहले जो उसका अशोक का पहली मैरिज से जो चाइल्ड है वो डॉटर है, तो ये क्वेश्चन भी जो है ये जो ऑप्शन है ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन आपको ये कहता है कि गोगोल वुड इनहेरिट हिज शेयर फ्रॉम विद इन अशोक्स शेयर ऑफ द फुल एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी विदाउट प्रेजुडिस टू द इनहेरिटेंस ऑफ अदर लीगल heirs इंक्लूडिंग अर्पिता। इसका मतलब ये है कि गोगोल जो है उसके पापा को जितना भी, यानी कि अशोक को जितना भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में शेयर मिलने वाला है उस ही शेयर में से अपना शेयर क्लेम कर सकता है, लेकिन अगर किसी और को कोई शेयर मिलने वाला है उसकी प्रॉपर्टी से तो वो उस शेयर को इंपैक्ट नहीं कर सकता। विच मीन्स अगर उसकी जो सिस्टर, जो हाफ सिस्टर पुरानी मैरिज से है अर्पिता, अगर उसे शेयर मिलना है तो उसे भी शेयर मिलेगा पापा की प्रॉपर्टी में से। गोगोल जो है अपने पापा की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का शेयर है, उसमें से अपना हिस्सा ले सकता है, और जो बाकी का हिस्सा है उसमें से अर्पिता को या फिर कोई और एयर्स हैं अशोक के तो उन्हें भी अपना अपना पार्ट जो है प्रॉपर्टी का मिलेगा। तो जब हम बात करते हैं रेवाना सिद्धप्पा केस की, तो वो जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है, वो प्रिंसिपल हम अप्लाई करेंगे और हम ये देखेंगे कि गोगोल जो है वो इनहेरिट कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रेवाना सिद्धप्पा में ये हेल्प किया है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का प्रॉपर्टी का जितना भी शेयर पेरेंट्स को मिल रहा है उस ही शेयर के अंदर से जो भी चाइल्ड है वो वॉइड या वॉइडेबल मैरिज से हुआ है तो वो उस पेरेंट्स के शेयर में से अपना शेयर मांग सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी सी। तो इसी तरह अगर इसी केस के बेसिस पे अगर यही प्रिंसिपल फॉलो करके दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन द अबव फैक्ट सिनेरियो कंसिडर करें कि ये प्रॉपर्टी जो है अशोक ने खुद अपनी अर्निंग से खरीदी थी, यानी कि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं थी। तो जब वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी नहीं थी तो उसके लिए जो है रेवाना सिद्धप्पा का जजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि रेवाना सिद्धप्पा का जजमेंट जो है वो क्लियरली मेंशन करता है कि सिर्फ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी जो है उसमें जो पेरेंट्स का शेयर है वही चिल्ड्रन क्लेम कर सकते हैं। तो यहां पर यह कहा गया है कि अशोक ने अपनी खुद की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है एक, वो यूएस में है, उस प्रॉपर्टी का जो है इनहेरिटेंस राइट कैसे होगा। सो ये पूछा जा रहा है कि जो प्रॉपर्टी उसकी सेल्फ एक्वायर्ड है उसका इनहेरिटेंस कैसे होगा। तो जैसा कि मैंने अभी अभी आपसे डिस्कस किया कि हिंदू मैरिज का ये प्रिंसिपल है कि जो सेकंड मैरिज होती है वो वॉइड मैरिज होती है, तो जो सेकंड मैरिज की वाइफ होती है that wife is not entitled to get anything from the property of the husband because the marriage is void ab initio। जब शादी ही नहीं है तो वो वाइफ प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकती है। Now we see here options are सुषमा and आशमा। सेकेंड ऑप्शन है सुषमा, आशमा, अर्पिता एंड गोगोल। ये जो सुषमा है ये फर्स्ट वाइफ है जो कि उसकी लीगली वेडेड वाइफ है, तो लीगली वेडेड वाइफ जो है वो क्लेम कर सकती है। और जो सेकेंड ऑप्शन है वो होगा लीगली वेडेड वाइफ की बेटी, यानी कि अशोक और सुषमा की बेटी अर्पिता, अर्पिता क्लेम कर सकती है। बट आशमा जो है जो कि सेकेंड वाइफ है वो क्लेम नहीं कर सकती। तो अभी तक हमारे पास में दो लोग आ गए हैं जो अशोक की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते हैं। पहला उसकी पहली बीवी सुषमा, सेकेंड उसकी पहली शादी से हुई लेजिटिमेट बेटी अर्पिता, और तीसरा गोगोल जो कि उसका वॉइड मैरिज का बेटा है, वो रेवाना सिद्धप्पा जजमेंट के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है। वो प्रॉपर्टी वैसे भी क्लेम कर सकता है अदरवाइज देन जजमेंट ऑल्सो, बिकॉज हिंदू सक्सेशन ये कहता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट ये कहता है कि चाहे बच्चा लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो वो प्रॉपर्टी में, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में शेयर क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पे तीन जो है वो इनहेरिट करेंगे। नाउ यू नो कि तीन लोग कौन है, तो आप जो है इसमें ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अब इसी तरह अगर सेम प्रिंसिपल पे बेस्ड, इसी इनहेरिटेंस और रेवाना सिद्धप्पा के प्रिंसिपल पे बेस्ड अगर कोई और प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें कुछ और फैक्ट्स हैं, तो क्या आप वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। यहां पर एक और प्रॉब्लम है जिसमें सिमिलर थोड़े फैक्ट्स हैं कि एक पर्सन है जिसने 2 शादियां की हैं, ही हैज मैरिड ट्वाइस, एंड जब वो पहले शादी है उसकी, उसमें से कोई उसके चिल्ड्रन नहीं है, बट जो उसकी दूसरी शादी है उसमें से उसके 2 चिल्ड्रन हैं, राज एंड रानी।
तो अब जो उसका इनहेरिटेंस होगा वो कैसे होगा? जो सेकंड वाइफ है जिसकी वॉइड मैरिज है वो कंसर्न है अपने बच्चों के प्रॉपर्टी राइट को लेकर के। तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। She goes to a lawyer to find out about the rights of her children to inherit the property. वो अपने बच्चों के राइट्स के बारे में जानने के लिए लॉयर के पास जाती है। Which is the most legally sound advice that the lawyer could give to her? तो जो लॉयर है वो उसे सबसे सही लीगल एडवाइस क्या देगा? यहाँ पे अब आप अपने ऑप्शंस को केयरफुली देखेंगे। पहला ऑप्शन ये कहता है कि he would say that children can still inherit property from Ajay thanks to the Supreme Court judgment. तो यहाँ पे बात हो रही है उस जजमेंट की जो आपको प्रिंसिपल में दिया गया है, यानी कि रेवाना सिद्धप्पा जजमेंट, जिसमें ये कहा गया है कि चिल्ड्रन अगर वॉइड मैरिज या वॉइडेबल मैरिज से हुए हैं तो भी वो अपने पेरेंट्स की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकते हैं। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन अपना आंसर इंश्योर करने के लिए कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, आप चाहें तो दूसरे ऑप्शंस भी देख सकते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका ए ऑप्शन जो है वो ही सिर्फ और सिर्फ रेवाना सिद्धप्पा के जजमेंट पे बेस्ड है। जैसे कि दूसरा ये है, he would advise her to get her marriage registered so they can inherit a property. अगर void marriage है तो उसका रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं। void marriage का अगर रजिस्ट्रेशन करवा भी देते हैं तो भी वो मैरिज void ही रहेगी। उसका void का स्टेटस जो है वो void ab initio ही रहेगा, उसे कोई भी चीज चेंज नहीं कर सकती। जो ये है थर्ड ऑप्शन आपका, वो ये कहता है कि वो अपनी मैरिज को इग्नोर कर सकती है सिंस इट इज अ void मैरिज एनीवे। तो ये ऑप्शन जो है ये रेलेवेंट ही नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है अपने बच्चों के इनहेरिटेंस की, वो बात करने के लिए आई है लॉयर के पास में। तो ये एडवाइस जो है बोगस एडवाइस है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की, तो उसमें लिखा है कि वो जो है फर्स्ट वाइफ के साथ में बात करने की कोशिश करेगी ताकि उसके बच्चों को इनहेरिटेंस मिल सके। ये भी अनदर ऑप्शन, ये लीगली साउंड ऑप्शन नहीं है। तो इसमें आपको पता चलता है कि आंसर क्या होगा, ए होगा। तो ठीक इसी तरह आप जो है ये रेवाना सिद्धप्पा वर्सेस मल्लिकार्जुन का जो जजमेंट है इसे माइंड में रखते हुए फैक्ट्स के ऊपर अप्लाई करते हुए जाएंगे। अब यहाँ पे आपको दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द अबव सिनेरियो रिया वांट्स टू नो इफ देयर इज एनी वे इन विच द जजमेंट कैन हेल्प हर इन एक्वायरिंग इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ऑफ अजय। क्या जो सेकेंड वाइफ है वो इस जजमेंट को यूज कर सकती है, जो वॉइड मैरिज की वाइफ है, क्या वो इस जजमेंट को यूज करके कुछ शेयर ले सकती है हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से? जिसका आंसर हमें ऑलरेडी पता है कि ये जजमेंट सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन की बात करता है जो कि वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस से हुए हैं बॉन्ड, और उसके अलावा इट डज नॉट टॉक अबाउट द राइट्स ऑफ द पार्टनर। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन में लिखा गया है कि नो, शी कैन नॉट इनहेरिट प्रॉपर्टी एज द जजमेंट मियरली टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम वॉइड मैरिजेस। यही जो है आपका सही ऑप्शन है। जब क्लैट के पेपर में आपको पहले ही सही ऑप्शन दिख जाए तो आई एडवाइस यू कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल सही ऑप्शन को टिक करके मूव ऑन कर सकते हैं और अदर ऑप्शंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है। उससे आपका टाइम जो है वो वेस्ट होगा, कंज्यूम होगा। जहां आपको डाउटफुल है कि ये ऑप्शन सही है या नहीं, वहां पर आप दूसरे ऑप्शंस को भी पढ़ेंगे और फिर किसी कंक्लूजन पर आएंगे। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व द लीगल रीजनिंग क्वेश्चन इन द CLAT UG paper. Thank you for watching. We will bring you more such videos on CLAT UG.